उन सभी लोगों के साथ काम करने के लिए, उस टीम के साथ काम करने के लिए। लेकिन जो मेरा आज का विषय है वो कुछ इस तरह से है कि हमने जो हमारा क्रिप्टो यूनिट ऑफिशियल चैट है उसके अंदर हमने सामान्य रूप से जो पूछे जाने वाले सवाल हैं उनको लिख लिया है। और जीन जी, आपको वापस हम आमंत्रण देना चाहेंगे क्योंकि बहुत 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 सारे ऐसे लोग हैं जो बारंबार वही सवाल दोहरा रहे हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें मैं बोलना चाहूंगा, और जब आप इसको उत्तर देंगे तो उसके बाद में मैं अपने विचारों को, अपने ख्यालों को इस पे साझा करूंगा कि कैसे मिलकर हम उसे प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे सीईओ एंड्रे हुवरोतोव जी ने हम सबको वादा किया था। पहला सवाल, भागीदारों के साथ क्या होगा जो एसटीओ टोकन एक नहीं तो दूसरे कारण की वजह से नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? हम क्या कर रहे थे और जो हमने किया है, आप याद रखें दो चीजें। एक किया है प्रौद्योगिकी और दूसरा परामर्श। हमने एक ढांचा दिया है कि कैसे चीजों को अनुपालित रखना है, कैसे चीजों को ठीक से करना है। और अगर मैं वो हूं जो कि उत्तर देने वाला हूं, तो वो सभी लोग जो कि एसटीओ का भाग नहीं होंगे, कोई भी कारण हो सकता है, क्योंकि व्हाइट लिस्ट में नहीं है, ब्लैक लिस्ट में है, तो क्या होगा ऐसे में? क्योंकि वो सुरक्षा टोकन के स्वामी नहीं हो सकते। तो इस स्थिति में हमने सुझाव दिया है, क्षमा कीजिएगा, हमने सुरक्षा टोकन के मूल्य को यूटिलिटी टोकन, सीआरयू टोकन के अंतर्गत प्रदान करने का सुझाव दिया है, ताकि जो निवेशक है उसके पास वही मूल्य की संपत्ति बचे, और जहां वो सुरक्षा टोकन के स्वामी नहीं हो सकते, उसके बदले में वो यूटिलिटी से पुरस्कृत हो, वो प्राप्त कर सके। धन्यवाद है, आर्मंड्स बोल रहे हैं मेरी ओर से। मैं ये कहना चाहूंगा कि साथ ही हमने बहुत शोध किया है, बहुत सारी बैठकों का आयोजन किया है सुरक्षा टोकन के बारे में अलग अलग देशों के अंतर्गत। मैं आश्वासन दे सकता हूं आपको एक तथ्य के साथ कि आज ज्यादातर जो देश हैं वो सुरक्षा टोकन को कानूनी रूप से बनाने में लगी हुई है। सुरक्षा टोकन विषय के ऊपर ज्यादा केंद्रित होकर काम कर रही है। यहाँ तक कि बाकी जो देश है जो कि एक नहीं तो दूसरे कारणवश सुरक्षा टोकन को स्वीकृति नहीं दे पा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? और ये एक तथ्य भी है, मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं दुबई डीएफसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अथॉरिटी के साथ में काम कर रहा था, और हमने उनको सभी प्रकार के उत्तर प्रदान किए। लगभग 50 से ज्यादा सवाल उन्होंने पूछे, उसके हमने उत्तर दिए। और आज हम देख पा रहे हैं कि ज्यादातर जो सरकारी आधिकारिक लोग हैं वो हामी भरते हैं कि अच्छा, ब्लॉकचेन यहाँ आ गई है और ये जो प्रौद्योगिकी है ये उस तरीके से काम नहीं कर रही है। अच्छा ठीक है, तो फिर हमें इसको सही से ढांचे में उतारने की जरूरत है, इस तरीके से रूपरेखा देने की जरूरत है कि ये सही लगे। और इसी वजह से जो सुरक्षा टोकन है, ये एक ऐसा आर्टिकल है, विज्ञापन था जहां पर किसी ने एसटीओ मार्केट ऑफिशियल रिसोर्सेज में, मैंने इसके बारे में पढ़ा, जहां उन्होंने ये लिखा कि जो एसटीओ पिछले वर्ष था वो लगभग $1 बिलियन था, और इस वर्ष में, कृपया करके मुझे सही करिएगा अगर ये संख्या बदल गई है, पर मैंने ये पढ़ा था कि ये $15 बिलियन पे पहुंच गई है। और 2030 तक ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि जो मूल्य होगा सुरक्षा टोकन बाजार का वो $161 ट्रिलियन से भी ऊपर पहुंच जाएगा। इसका मतलब जीन जो आप कर रहे हैं, सलाम मैं आपको देना चाहूंगा उसके बदले में, क्योंकि वाकई में ये वो रास्ता है जो सफलता सुनिश्चित करती है, जो भविष्य में सभी प्रकार के लाभ प्रदान करती है। वो सभी चीजें जो भी आप सुरक्षा के अंतर्गत कर रहे हैं, काबिले तारीफ है।
और वही मैं अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ता हूँ, जो कि ज्यादातर पूछा जा रहा है हमारे समुदाय में। सो ये है कि सुरक्षा टोकन कहाँ पे सूचीबद्ध होगा? मुझे पता है आपने पहले उत्तर दे दिया, लेकिन अगर आप दोबारा दोहरा दे तो बेहतर होगा। जीन कह रहे हैं ये सूचीबद्ध किया जाएगा। ये निर्णय कंपनी का होगा कि कहाँ इसको सूचीबद्ध किया जाए, लेकिन जो भी रोड मैप के अंदर है, जिसकी हमने रूपरेखा बनाई है, उसके अनुसार DS स्वैप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर इसको सूचीबद्ध किया जाएगा, क्योंकि इसी से यह अनुपालित होता है। ये सभी नियम और कानूनों को साथ लेके चलता है, जिसके बारे में मैं आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था। इसके लिए हमें अतिरिक्त रूप से विकास का निर्माण करना है, और अगर ऐसा निर्माण होता है विकास का, तो वो सरलता से लागू किया जा सकता है प्राइमरी से सेकेंडरी प्लेटफॉर्म पर। और इस राह में अगर कोई भी चुनौतियां होगी तो भी उसे आराम से पार किया जा सकता है। और जो धन को लेके भी देखा जाए तो वो सरल रहता है, क्योंकि आपको कमीशन फी नहीं होता है, लिस्टिंग फी नहीं होती है, और जो बड़े बड़े लोग हैं जो आपसे शुल्क लेते हैं वो सब वहां नहीं होगा। ये पूर्ण रूप से अनुपालित होगा, 24 घंटे 7 दिन आपके फोन के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध होगा। धन्यवाद। आर्मेंट्स कह रहे हैं इससे बेहतर मेरे को उत्तर नहीं मिल सकता था, और बहुत सारे सवाल और पूछे जा रहे हैं मुझसे और मिला जी से। मैं इनको पढ़ना चाहूंगा दोबारा कि प्रारंभिक मूल्य क्या होगा STO टोकन के लिए जब ये सार्वजनिक हो जाता है। दोबारा से मैं जिस तरह से चीजों को देख रहा हूं उसके हिसाब से पहले मैं बोलता हूं, फिर मिला आप बताइएगा। लेकिन आज हमारे पास वो सभी संपत्तियां हैं जिसके बारे में मिला ने आपके साथ अभी साझा किया है, जिनको हम नियंत्रण में लाने के लायक हैं, और साथ ही हमें यह भी पता है कि उनके साथ हमें क्या करना है। तो जब चीजों में परिवर्तन होगा और बाकी संपत्ति जब हमारी पहुंच के अंतर्गत आ जाएगी, तो उस समय पे अतिरिक्त मूल्य जुड़ जाएगा हमारे पोर्टफोलियो में। फिलहाल जितनी भी परियोजनाएं हमारे हाथ में है, और यहाँ मैं केवल बात कर रहा हूँ उन सभी संख्याओं के बारे में जो कि मार्केट इवैल्यूएशन के हिसाब से है, बाजार मूल्यांकन के हिसाब से है, ना कि अनुमानित मूल्यांकन के हिसाब से है, यानी एक्सपेक्टेड इवैल्यूएशन के हिसाब से नहीं है। तो उसके हिसाब से हम ये भविष्यवाणी कर पा रहे हैं कि जो मूल्य है उसमें परिवर्तन होगा, और जो सुरक्षा टोकन का जो मूल्य है वो कम हो जाएगा। लेकिन वो सभी लोग जिन्होंने खरीद की है हमारे मंच के द्वारा बड़े मूल्य के लिए, उन सभी को अतिरिक्त STO टोकन द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि बाजार के मूल्य के हिसाब से होगा। तो जब हम मार्केट प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं और क्यों इसकी आवश्यकता है, क्योंकि जब आप बड़े बड़े निवेशकों के बारे में उनसे बात करते हैं, और जहां मैं विश्व के नए आर्थिक विकास के इस ख्याल को लोगों के पास लेके जाता हूं, और जब मैं उन्हें ये बताता हूं कि किस प्रकार की समस्याओं से हमें छुटकारा देता है, तो हर कोई इस मिशन को, इस विचार को बेहद पसंद करता है। यह मिशन को हर कोई सराहनीय दृष्टि से देखता है, और लोग बोलते हैं आप मेरे पास वापस आ जाइएगा जब आपके पास ये दस्तावेज होंगे। और आज STO बॉक्स टीम वो टीम है जो हमारी मदद कर रही है सभी प्रकार के दस्तावेजों का निर्माण करने में, हर प्रकार की फाइल का निर्माण करने में, जिसकी हमें आवश्यकता है, ताकि हम ये जो बड़े बड़े निवेशक और कंपनियां हैं हम इनके पास जा सके, इनको हमारे साथ जोड़ सके, जब वो ये समझ सकेंगे कि किस प्रकार के उत्पादों को वो खरीद रहे हैं हमसे। और तब शायद इसका मूल्य अलग होगा, क्योंकि वो आधारित होगा डिमांड और सप्लाई पे, मांग और आपूर्ति पे। और साथ ही वो सभी लोग, वो सभी देश जो कि सुरक्षा टोकन को आज स्वीकृति किसी कारणवश नहीं दे रही है, और हो सकता है किसी कारणवश आप KYC को पास नहीं कर पा रहे हैं, किसी औपचारिकता को अगर आप पास नहीं कर पा रहे हैं,
तो पहले तो हम अलग अलग टीमों के साथ बात कर रहे थे और उनमें से हमने एसटीओ बॉक्स का चयन किया। हम ये सोचते थे कि वो सभी लोग जो कि सुरक्षा टोकन नहीं प्राप्त कर पाएंगे, उनके लिए निकासी का रास्ता क्या है, और इसके लिए हमने बहुत लंबा समय लगाया। लेकिन आज हमने इस सभी परेशानियों को साइड पे रख के हर कोई विजेता बने एक ऐसे समाधान के साथ हम आपके सामने आए हैं। मिला मैम बोल रही हैं। मैं अपने अनुभव को आपके साथ साझा करती हूँ। मैंने प्री आईपीओ में बहुत निवेश किया है, और अगर आप अपनी तरफ से सभी सतर्कता को बरतेंगे तो आपको पता चलेगा जो एसटीओ रेगुलेशन है वो बीच में आती है। ये क्रिप्टो नहीं है, ये क्रिप्टो और जो मानक स्टॉक मार्केट है उसके बीच की बात है। तो हमने क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट दोनों से सभी लाभों को जोड़कर एसटीओ के साथ काम करना चुना है। तो जब मैंने प्री आईपीओ के साथ काम किया, जैसे वर्जिन गैलेक्सी के बारे में अगर आप बात करें, तो मैं उस समय पे बहुत सुनिश्चित थी कि ये मेरे सबसे बड़े निवेश की तरह साबित होगा। मैं इसके लिए तैयार थी, और मुझे लगता है कि 12 बजे मेरे समय अनुसार मैं तब टीवी देख रही थी, और थोड़े दिन पहले इसके बारे में घोषणा हुई कि बहुत सारी चीजें होने वाली हैं वर्जिन स्टॉक्स के साथ, और सभी लोग जो है इसके लिए बेहद उन्होंने इंतजार किया, वो ये दिन कब आएगा। और मैंने तब ये प्री एसटीओ से भी पहले के समय पर निवेश किया, और तब मुझे ये लगा कि ओहो, ये तो बहुत ही मजेदार दिन होने वाला है जब मैं खुशी के मारे आसमान में होंगी। पर जानते हैं, कुछ घंटों के बाद जब मैं इन्वेस्टमेंट पोर्टल पे गई और वहां पे मैंने देखा कि जो शेयर का शुल्क है वो बढ़ने की जगह कम कम और कम होता जा रहा है, तब मैं बिल्कुल 80% जो मैंने निवेश किया था वो घाटे को प्राप्त हो गई। और मेरे को ऐसा लगा था कि अरे ये तो बहुत बढ़ जाएगा, और सब कुछ जो भी उन्होंने कहा है वो उन्होंने पूरा किया है। लेकिन एक निवेशक के दृष्टिकोण से मैं आपको बता दूं, आप किसी भी चीज की घोषणा नहीं कर सकते कि जो प्री आईपीओ है पहली कंपनी का, जो कि अंतरिक्ष में यात्रा उन्होंने किया था टूरिस्ट के साथ, वो क्रैश हो जाएगा। लेकिन ये तब भी हुआ। तो इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि जब भी कोई जो शुल्क है वो प्री एसटीओ पे आता है, प्री आईपीओ में आता है, तब जो ये इस बारे में नहीं होता कि क्या मूल्य है कंपनी का, ये इस पे निर्भर करता है कि समुदाय जो है वो कैसा है, उसका मूल्य कैसा है, निवेशकों के बारे में होता है। और जब बाजार में कुछ भी छेड़छाड़ होती है, जैसे अगर आप अमेज़न की ओर देखें, अगर आप उसको मूल रूप से देखें और तकनीकी रूप से देखें, तो जो शेयर है जिसपे वो ट्रेड करते हैं, आपको बड़ी हैरानी होगी उसको देख के। लेकिन जो बायर है वो तैयार होते हैं उसको खरीदने के लिए, इसी वजह से वो अभी तक चल रहा है। तो मैं विशेष रूप से ये सभी सवाल आपके देख पा रही हूँ चैट में, तो मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ कि मूल्य आखिर किस चीज पे निर्भर करता है और किस तरह की वेरिएबल है जिसपे वो निर्भर करता है। देखिए, कंपनी ने तो अपने हिसाब से संपत्ति के बारे में मूल्यांकन किया है, पर साथ ही इस पे भी निर्भर करता है कि किस टीम के साथ वो काम कर रहे हैं, किस प्रकार की प्रौद्योगिकी के साथ वो काम कर रहे हैं, लोगों में मांग और आपूर्ति कैसी है, क्या लोग खरीद करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, इसके पीछे बड़े बड़े नाम कौन से हैं। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको आपको सटीक रूप से समझना बहुत जरूरी है जब हम मूल्य के बारे में बात करते हैं। और एक कंपनी के रूप में हम इसका मूल्यांकन लगा सकते हैं। जो पीले और लाल रंग के क्षेत्रों में देश है, उसके हिसाब से हम लोग एक नई कंपनी का बीवीआई में निर्माण करेंगे, और ये कंपनी वो होगी जिसके अंदर सभी संपत्ति होगी, और उसको विभाजित किया जाएगा जितनी संख्या में नए एसटीओ टोकन होंगे, और फिर लोग देखेंगे कि क्या मूल्य है जिसके हिसाब से इसको लिस्ट किया जा रहा है। और फिर हमारे ऊपर निर्भर करता है कि दुनिया के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर, कि इस टोकन के साथ आगे भविष्य में क्या होगा। क्योंकि कुछ ऐसे भी हाथ हैं जो बाजार में छेड़छाड़ कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं।
और एंड्रे का विजन हमेशा से ऐसा था कि अगर हमारे पास लाखों लाखों लोग हो दुनिया भर में, और अगर वो लाखों लोग तैयार नहीं है बेचने के लिए $3 से नीचे, तो फिर मूल्य कितना होगा? $3 ही तो होगा। और अगर मिलियन और मिलियन के जो लोग हैं वो सेंट पे बेचने को तैयार हो जाएंगे, तो 2 सेंट से नीचे का मूल्य होगा। तो बिल्कुल ये जिम्मेदारी हमारी पूरी समुदाय की है कि हम किस तरीके से मूल्य को संगठित करके आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद है आपका मिला। आर्मेंट्स बोल रहे हैं कि आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, Based on your experience, maybe you've seen some other companies. आपके अनुभव के अनुसार हो सकता है आपने कुछ कंपनियां देखी हो, एसटीओ कंपनियां देखी हो। जब आपकी डीएस स्वैप पे आती है, हो सकता है कि वो एक मूल्य के हिसाब से बेचने के बारे में सोचती है, पर फिर बाजार जो है वो उन्हें अलग ही वास्तविकता दिखाती है। तो हो सकता है आप अपने अनुभव को यहाँ हमारे साथ साझा करना चाहें। धन्यवाद है आपका आर्मेंड्स। मैं इंटरनेट से कुछ क्षण के लिए गायब हो गया था, तो क्या आप दोहरा मैं कोशिश करता हूँ आपकी बात का जवाब देने के लिए। देखिए, हमने डीएस स्वैप को 4 महीना पहले शुरू किया है, और जब हम एसटी और टोकनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो इस प्रक्रिया में ना थोड़ा समय लगता है। इसमें 4 से 9 महीना के बीच का अंतर लग सकता है। और अभी तक अगर हम बात करें तो आज हमारे पास केवल एक सुरक्षा टोकन है जिसे हमने डीएस स्वैप पे लिस्ट किया है। ये रियल एस्टेट कंपनी लाइफ शेयर का है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और बाकी 13 और कंपनियां हमारे साथ है जो कि इस समय प्राथमिक बिक्री यानी प्राइमरी सेल कर रही हैं। एक बार जब ये प्राइमरी सेल हो जाएगा उसके बाद ये सेकेंडरी सेल की ओर बढ़ेगा। और आपने ज्यादा सेकेंडरी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज नहीं देखा होगा सुरक्षा टोकन के लिए, क्योंकि ये एकदम शुरुआती समय में है। हम शुरुआती समय में कदम रख रहे हैं और इस समय के हम दिग्गज हैं, क्योंकि ये केवल व्यवसाय के बारे में नहीं है बल्कि व्यावसायिक, कानूनी और प्रौद्योगिकी तीनों पहलुओं को इकट्ठे जोड़ के काम कर रहा है, ताकि जो आपका निवेशक है वो सरलता से इन सभी सिक्योरिटी को खरीदे और बेचे, और उसे कहीं पे उड़ने की जरूरत नहीं है, उसको कहीं पे भी दस्तावेजों को हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं है। जितना आलसी वो निवेशक हो सकता है उतना आलसी वो रह सकता है। धन्यवाद है आपका। आर्मेंट्स बोल रहे हैं, मुझे ना बाकी भी स्थितियां यहाँ पे पता है, जैसे यहाँ दुबई में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि एसटीओ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कई राउंड्स को पूरा किया, उन्होंने फंड्स को रेज किया, लेकिन दुर्भाग्य से बीच में कुछ चीजें गड़बड़ा गई और इसकी वजह से वो उस समय अनुसार अपनी योजना को पूरा नहीं कर पाए, जिसका मतलब सुरक्षा टोकन वो ना इस समय बिल्कुल प्रारंभिक समय पे है। शायद 1 वर्ष के अंतर्गत मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा देश हमारे साथ जुड़ जाएंगे जो इस दिशा में जुड़ जाएंगे। मैंने देखा है हाल ही में सऊदी अरेबिया ने सिक्योरिटी टोकन मॉडल को स्वीकृति प्रदान की है, लेकिन इसको स्वीकृति देना, एमओयू पे हस्ताक्षर करना, इसका ये जरूरी मतलब नहीं है कि वो उसको लॉन्च करने को, उसका उद्घाटन करने को तैयार है। मैं यहाँ पे लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, सरकारी संगठनों के साथ बात कर रहा हूँ, और जब वो सुरक्षा टोकन के बारे में मीडिया के साथ बात करते हैं तो ऐसे करते हैं कि ये तो योजना है हमारी, हम यहाँ पे लक्षित होकर काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक ढांचे का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इसी समय तुरंत इसका उद्घाटन करने को तैयार है। और इसी वजह से येलाना ने बिल्कुल सही आभास किया है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ताकि हम वो पहले दिग्गजों में से एक हो जो इस बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और सवाल जो आप लोग पूछते हैं, और मैं और मिला बिल्कुल इस सवाल का भी उत्तर देने को तैयार है, जो कि शायद सुविधाजनक हमारे लिए नहीं है, लेकिन चलिए मिलके करते हैं। पहले लाभांश कब देने वाले हैं आप?
पहले लाभांश का भुगतान कब होगा? ये उन लोगों द्वारा पूछा हुआ सवाल है जो कि पूरे तरीके से नहीं समझ पाते हैं कि लाभांश आते कहाँ से हैं, लाभांश कहाँ से प्रदान किए जाते हैं और कैसे लाभांश प्रदान किए जाते हैं। तो आज इस सत्र में मैं आपसे मिला और जीन आपसे पूछना चाहूंगा आपके अनुभव अनुसार, और मेरे अनुभव तो ये है कि मैं 2015 से एक मंच यूके में है उसके साथ जुड़ा हुआ हूं जो कि क्राउड फंडिंग मंच से वास्तविक व्यवसायों के अंदर निवेश करते हैं। तो उस कंपनी में मेरे शेयर हैं, मेरे पास न्यूज़लेटर है। 2015 से ये सभी जो कंपनी है उन्होंने मुझे ₹1 भी नहीं दिया। तो अगर आप ये पूछ रहे हैं कि लाभांश कब प्रदान किए जाएंगे, मेरा उत्तर ये है कि जब कंपनी लाभ प्रदान करना शुरू कर देगी तब लाभांश मिलेगा। वो इतने हमारे पास लाभ आ जाए जिससे हम सभी जो देनदारियां हैं, जितने भी हमारे देनदारियां हैं उनको पार कर ले, जो भी टैक्स है उसका भुगतान कर ले, और फिर जो लाभ हमारे पास बचेगा उसके बाद हम वोटिंग करेंगे आप सभी लोगों के साथ जिनके पास सुरक्षा टोकन होंगे, और हमारे समुदाय के साथ हम वोट करेंगे। ये पूछेंगे कि क्या हम इतने छोटी संख्या के लाभांश को प्रदान अभी कर दें क्योंकि हमें बस बॉक्स पे टिक करना है, या हम इस धन का पुनर्निवेश करें और इस बाजार में पहले दिग्गज बनने के लिए कदम बढ़ाएं। तो मिला बोल रही है, बहुत ही ऐसा सवाल है जो कि थोड़ा सा तनाव प्रदान करता है, छल में डाल देता है। तो आप सभी नेता जो यहाँ पे हैं, जो रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, और मैं चाहती हूँ कि आप भी सीख लें इसको सुन करके कैसे इसका उत्तर देना है। लाभांश क्या होता है? लाभांश वो लाभ होता है जो कि कंपनी उत्पन्न करती है, और फिर ये जो लाभ है ये विभाजित किए जाते हैं मेमोरेंडम अनुसार। आप में से वो सभी लोग जो पुराने हैं आपको पता होगा कि हमारे पास एक वोटिंग प्रणाली है, इसके माध्यम से हम ये समझते हैं और ये भेद लगा पाते हैं कि क्या प्रतिशत लाभांश का टोकन धारकों को प्रदान किया जाएगा। तो अभी यह सवाल ये आता है कि कौन कौन सी कंपनियां होंगी जो कि लाभांश प्रदान करेगा। तो अगर आप हमारे पोर्टफोलियो को देखते हैं और अगर हरे रंग के देशों को देखते हैं, उनमें से ज्यादातर जो है वो स्टार्टअप में है। तो अतीत में हमने कुछ प्रॉफिट बोनस का भुगतान किया और वो भी 7 बार हमने उसका भुगतान किया। तकनीकी रूप से हम अभी लाभांशों को रोक नहीं सकते क्योंकि हम फिलहाल कंप्लाइंट नहीं है लाभांश होल्ड करने के लिए, लेकिन जो बोनस लोगों ने प्राप्त पहले किया है वो 7 बार किया है। और क्यों आपने 7 बार इसे प्राप्त किया है? क्योंकि कुछ ऐसी कंपनियां हैं, कुछ ऐसे उपकरण हमारे पोर्टफोलियो में है जो कि लाभांश को उत्पन्न कर पाएंगी। जैसे आप कुछ शेयर को खरीदते हैं $1 पे, और फिर कंपनी जो है वो स्टॉक मार्केट पे से बाहर निकलती है $3 पे, यानी कंपनी ने $2 के हिसाब से लाभ कमाया, और फिर लोग जो है उसके अनुसार लाभ प्राप्त करते हैं। आपको याद होगा कि जो हमारे पुराने वेबिनार हैं उसमें हमारे पास कुछ शेयर थे स्टॉक मार्केट में, यूएस पे हमारे पास इंडिया के शेयर बाजार के शेयर हैं। तो कुछ ऐसे उपकरण हैं अतीत के जो कि लाभ को उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप हमारे पोर्टफोलियो को देखते हैं तो हमारे पास ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कि फिलहाल निष्क्रिय आय हमें प्रदान करके दे सके या जो पूर्ण रूप से लाभप्रद हो। इसी वजह से आपको ठीक से इस बात को समझने की जरूरत है कि कौन सी संपत्ति हमारे पास आज है, और आज हमारा जो पोर्टफोलियो उसके अंदर बहुत सारे स्टार्टअप जुड़े हैं। कई ऐसी कंपनियां हैं जो भी शुरुआती नवजात शिशु की चरण पे है। जैसे अगर आप ग्लोबल यूनिट पे के इंतजार में है कि वो हमें लाभांश दे, इसके लिए सबसे पहले ग्लोबल यूनिट पे को लाभप्रद होना होगा। उसको सभी प्रकार की जो देनदारियां खर्चे हैं उसको पूरा करके लाभ अर्जित करना होगा। लाभ अर्जित होने के बाद में वो जो लाभांश है वो लोगों को प्रदान किया जाएगा, और इस प्रकार से लाभांश जो है लोगों को दिया जाता है। तो अगर आप शेयर बाजार कंपनी को देते हैं नैस्डैक पे या बाकी किसी और मंच पे, ये सामान्य रूप से वर्ष में एक बार रिपोर्ट
उत्पन्न करती है, जिसके आधार पे आपको पता चलता है कि लाभांश कब मिलेगा। तो इसी वजह से लाभांश को आप ऐसे ना देखें कि वो लाभांश तो कहीं से भी आ जाएगा, नहीं, ये वो लाभांश है जिसे हम सस्ते में खरीदते हैं, उसे बेच के लाभ प्राप्त करते हैं और तब लाभ अर्जित होता है। या ये वो कंपनी होती है जो कि स्टार्टअप में होती है और इसके लिए कंपनी को घोषणा करनी होती है, ओ हमने स्टार्टअप से धन कमाया और जो धन लाभ के रूप में कमाया, तो उसी लाभ से हम लाभांश प्रदान कर पाएंगे। मुझे आशा है आप समझ पा रहे होंगे कि क्या लाभांश है और किन नियम और शर्तों अनुसार लाभांश प्रदान किया जाता है। धन्यवाद है आपका। मिला आर्मंड्स बोल रहे हैं। जीन, हो सकता है आपका कोई अनुभव हो अपने ग्राहकों के साथ में कि कितनी जल्दी वो अपने पहले लाभांश को प्रदान कर पाए थे और हो सकता है कि वो अभी भी ना कर पा रहे हो। तो जीन बोल रहे हैं, प्रत्येक जो कंपनी है अलग अलग तरह से काम करती है। ये आंतरिक नीति पे निर्भर कर सकता है, व्यावसायिक मॉडल पे निर्भर कर सकता है और अलग अलग मॉडल्स हो सकते हैं। जैसे अगर आप रियल एस्टेट को टोकनाइज करते हैं और अगर ये अचल संपत्ति है जो कि रेंट आउट करती है और अगर कोई व्यक्ति आपके टोकनाइज्ड अपार्टमेंट से रेंट ले रहा है तो आपको लगेगा कि ये शायद लाभांश है, क्योंकि देखिए एक अपार्टमेंट है, एक घर है जो कि लाभ उत्पन्न करता है। हर कोई एयरबीएनबी पे उस अपार्टमेंट को पे व्यवसाय करता है, तो हर दिन उसमें से धन आएगा। और अगर मैं सुरक्षा टोकन का व्यक्ति हूँ और अगर मैंने उसको रेंट कर रखा है, किराए पे लगाया हुआ है, तो बिल्कुल मेरे को लाभ भी मिलेगा और मैं फिर लाभांश दे भी पाऊंगा। लेकिन अगर आप ट्विटर के बारे में बात कर रहे हैं तो उन लोगों ने कभी भी लाभांश नहीं दिया, जबकि वो मल्टी बिलियनियर कंपनियां हैं। और इसी तरह से आप समझिए कि जब हम सेकेंडरी मार्केट में काम करते हैं, इसका मतलब कि कोई भी जो निवेशक है वो लिक्विडेट कर सकता है, वो तरल बना सकता है अपनी संपत्ति को। और अगर उसे लगता है कि मेरे को पैसिव इनकम चाहिए और मैं इंतजार नहीं करना चाहता कि आपकी जो कंपनी है 2 साल में 5 गुना 10 गुना कमाएगा, नहीं, मेरे को प्रतिदिन अपने छोटे छोटे सिक्के चाहिए, छोटा धन चाहिए जो भी आप कमा रहे हैं लाभ से, तो ठीक है, ये भी उनका व्यवसायिक मॉडल हो सकता है। इसी प्रकार से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि 25,000 निवेश करता है ट्विटर में और एक दिन मान लीजिए मिलियन आ जाए उनके बैंक अकाउंट में, तो ये निर्भर करता है कि कंपनी की रणनीति क्या है। आखिरकार जो प्रत्येक कंपनी है उसके अलग प्रकार से रणनीति हो सकती है, अलग प्रकार से वो काम कर सकता है। तो धन्यवाद है आपका अपना अनुभव को हमारे साथ साझा करने के लिए। और साथ ही मैं यहाँ पे इन सभी देशों के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि फिलहाल सुरक्षा टोकन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मुझे पता है कि वो सभी देश जो कि फिलहाल हरे क्षेत्र में है, उन्हें भी जो सुरक्षा टोकन है वो कानूनी संपत्ति की तरह शायद पहले वो ना देख पाते हो, लेकिन अब वो देख सकते हैं। तो 1 से 2 सालों के अंतर्गत और भी देश होंगे जो कि पीले और लाल क्षेत्र से बाहर निकल के हरे क्षेत्र का हिस्सा हो जाएंगे, जिन्हें सिक्योरिटी टोकन की स्वीकृति मिलेगी। तो आपके ऊपर निर्भर करता है आपका विकल्प क्या होगा, क्योंकि हर किसी के पास मौका होगा कि आप बाहर जाके यूटिलिटी टोकन लेके उसे बेच के आप अपना थोड़ा जो धन है उससे प्राप्त कर सके, जैसे जीन ने अभी बोला। और आप अपने आप को एक सहमालिक समझ सकते हैं, एक शेयर धारक समझ सकते हैं कंपनी के अंतर्गत, और इसे एक दीर्घकालिक निवेश की तरह देख सकते हैं, जो कि मुमकिन हो पाएगा आपके लिए कि अच्छा ठीक है, मेरे को इस विकल्प के साथ आगे बढ़ना है। अगला सवाल शायद हम सभी के लिए है, इसके ऊपर मेरा अपना विकल्प है और सवाल ये है कि क्या एसटीओ टोकन के लिए कोई फ्रोजन अवधि होगी। मैं पहले अपने विचार को साझा करता हूँ, फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा आप क्या सोचते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हमें बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं उनके साथ काम करना है और वो सभी लोग जो कि अपने धन को सुरक्षा टोकन के अंदर 5 या 10 साल के लिए लगाना चाहते हैं, वो
बिल्कुल ये पूछेंगे कि इसमें फ्रोजन अवधि कितनी होगी हमारे लिए, कि हम सबसे अधिकतम लाभ को अपनी ओर कर सके। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लॉकअप जरूर करें, ताकि जो बड़े बड़े निवेशक हैं हम उनसे धन ले सकें, उस धन के माध्यम से हम विकास कर सकें और मूल्य बढ़ा सके पोर्टफोलियो का, कंपनीज का जो मूल्य है उसे बढ़ा सकूं और इस तरह से ज्यादा ध्यान को लोगों का अपनी ओर आकर्षित कर सकूं, ताकि वो बाय बैक कर सके। तो मिला, आपका क्या कहना है इस पर? मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से मुझे इस पे नहीं कहना चाहिए। मुझे लगता है मिलकर चर्चा करनी चाहिए कि कंपनी के लिए अच्छा क्या है। तो जो एसटीओ टीम है उन्होंने एक रणनीति का निर्माण किया है फ्रोजन पीरियड के लिए, और मुझे लगता है कि इसके बारे में आप अभी बता सकते हैं या जब टोकोनॉमिक्स अपडेट होगा तब बता सकते हैं। तो जीन बोल रहे हैं, क्या आप एसटीओ टोकन के बारे में बोल रहे हैं? तो जीन बोल रहे हैं जी, जो अंतिम उत्तर रहेगा उसके बारे में प्रकाशित किया जाएगा, लेकिन जो सामान्य रूप से अगर देखूं तो मैं ये कहूंगा कि जो निवेशक हैं उन्हें इंतजार करना होगा 12 महीना लॉकअप पीरियड से, और जो बाकी क्षेत्र अधिकार के लोग हैं उनके लिए कोई भी बड़ी बाधाएं हमने नहीं लगाई हैं। मेरे ख्याल से कुछ में आधा समय का भी अवधि लॉकअप में लगाया जाएगा, फ्रोजन पीरियड लगाया जाएगा, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से तो कोई भी फ्रोजन पीरियड नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी नियम और कानून होते हैं, विनिमय चीजें होती हैं जिसके हिसाब से लॉकिंग पीरियड निर्धारित होता है और उसको लॉकअप करना चाहिए। धन्यवाद है आपका। आर्मेंट्स बोलते हैं और कह रहे हैं, अगला सवाल मेरा सबसे पसंदीदा सवाल है, क्योंकि हाल ही में मेरी बैठक हुई है एक निवेशक फंड के साथ। अगर आप मेरे ट्विटर का अनुसरण करते हैं तो जरूर आपको इसके बारे में थोड़ा संकेत होगा कि उस फंड का नाम क्या है। सवाल, क्या बड़े बड़े जो निवेशक हैं वो सुरक्षा टोकन खरीद सकते हैं? क्या बड़े बड़े निवेशक सुरक्षा टोकन खरीद सकते हैं? Yeah, they have to buy securities, not about. जी, उनको ये सवाल इस बारे में नहीं है कि वो कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हम प्रतिदिन सरल प्रौद्योगिकियां सामान्य लोगों के लिए प्रदान कर सकें, और इसी प्रकार से जो कंप्लायंस है और जो सोच है बड़े बड़े निवेशकों की, उसके हिसाब से वो भी हमारे साथ भागीदारी दिखा पाएंगे। तो जो पेशेवर लोग नहीं हैं, जिन्हें बिल्कुल नहीं पता चीजें कैसे काम करती हैं, उनके लिए आप लोग हैं। आपको पता है कि आप किस तरह से वो प्रदान कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। पर इसी तरह से बड़े बड़े लोग भी हैं जो कि वित्तीय दस्तावेजों को टटोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे सुरक्षा टोकन को फिट करना है, ये दुनिया के दोनों भागों से। तो मिला मैम इस पे कह रही हैं, मुझे लगता है कि आपकी बात लगभग स्पष्ट है और मुझे लगता है कि बड़े निवेशकों को जरूर खरीद करना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा आंदोलन है ये इसलिए शुरू किया गया है ताकि दुनिया के हर कोने से लोग उसका आनंद उठा सके जो आपको प्रारंभिक स्थिति में प्राप्त हो रहा है और आप शुरुआती समय से निवेश कर सके। आप वो सभी लोग जो हमारे साथ पहले से हैं, शुरुआती समय से हैं, आपको याद होगा एक वेबिनार में हमने सही से ये समझाया था कि जो प्रत्येक संस्था के निवेशक होते हैं उन्हें अलग अलग समूहों में विभाजित किया जा सकता है। तो जो वेंचर फंड्स वाले हैं वो जो पूर्व समय में होते हैं वो उसके अंदर निवेश नहीं करते, उनकी रणनीति ऐसी ही होती है। और जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं वो हमेशा ये पूछते हैं
क्योंकि उनको अतिरिक्त दस्तावेज चाहिए होते हैं, वो जोखिम के साथ काम नहीं करते, उनको बड़े बड़े प्रमाण चाहिए होते हैं कि वो अपने धन को किसी कंपनी में लगा सके, क्योंकि जितने भी शेयर धारक हैं उनसे उनको धन चाहिए होता है। पर हमारी स्थिति में हम वो लोग हैं जो हमारे पे कोई भी जिम्मेदार नहीं है, हम खुद पे जिम्मेदार हैं। अगर कुछ भी मैं बिटकॉइन के अंदर लगाती हूँ, अगर कुछ गलत हो जाता है तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी वजह से नुकसान हुआ, इसमें हम किसी और को कुछ नहीं बोल सकते। तो अगर मैं कहीं निवेश कर रही हूँ तो वो मेरा अपना जोखिम है और इसका ये गणना मुझे खुद करनी है, मुझे इसके लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे को ये समझना है कि अगर ये परियोजना सफल हो जाती है तो मेरा जो रिटर्न है वो 2 गुना हो जाएगा, बजाय कि मैं किसी पेंशन फंड में या इक्विटी फंड परसेंटेज के अंदर निवेश करूं। तो ये थोड़ा सा अलग है। लेकिन जब हम वैश्विक बाजार में काम करते हैं और फिर जब हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म होता है जो कि कंप्लायंट होता है, जब हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ हर चीज से आपस में कानूनी रूप से बंधी होती है, वहाँ कहानी कुछ और होती है। इसी वजह से जो मूल्य है वो अलग हो सकता है और जो निवेशकों का स्तर है वो भी अलग हो सकता है। और इसी वजह से मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी रुचि है, तो जब एक बार हम ग्लोबल एसटीओ मार्केट के अंदर प्रवेश करेंगे, उनकी रुचि होगी कि वो टोकन को खरीद सके, क्योंकि उन्होंने कभी इस प्रकार की परियोजना को नहीं देखा होगा और वो इंतजार कर रहे होंगे कि जो परियोजना है वो कानूनी रूप से तैयार हो ताकि वो निवेश कर सके। धन्यवाद है आपका मिला, धन्यवाद है आपका जीन आर्मेंट्स कह रहे हैं। और साथ ही कुछ महीना पहले दुबई में मेरी एक बैठक आयोजित हुई थी एक परिवार के साथ, और उस परिवार ने मुझे ये कहा था कि जो आप कर रहे हैं बिल्कुल हमारी रुचि उसमें है और हम पूरी दिलचस्पी के साथ निवेश करना चाहते हैं। 5 से 10% गारंटेड ईयरली यानी वार्षिक रूप से ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो वो अभी नहीं कह रहे कि अभी निवेश करके वो 1 साल के बाद इस 10% को निकाल लेंगे, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर कंपनी 5 से 10% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वार्षिक रूप से कर सके, इसका मतलब कि वो जो धन है उसको 10 से 20 सालों के लिए हमारे साथ लगा रहे हैं और यही हमारा लक्ष्य है। तो हमने क्यों इसके साथ शुरुआत किया है सुरक्षा टोकन के साथ, ताकि हम इसे एक ठोस निवेश विकल्प की तरह रख सके उनके लिए, ताकि वो धन को हमारे साथ आवंटित कर सके। क्योंकि यहाँ जो 50% धन है, मान लीजिए कि वही जो $100 बिल 5 साल पहले है और आज है, उसमें ये 15% मुद्रास्फीति की वजह से कम हो गया है। तो जो आप $100 पहले खरीद पा रहे थे, जो चीज को खरीद कर पा रहे थे, उसे आप आज उसी $100 के साथ नहीं खरीद सकते। इसी को मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कहा जाता है। प्रतिदिन वो ये सोचते हैं कि कैसे इस धन का निवेश किया जाए वहां पे जहां पे ये जो धन है वो 100 या 500% प्रति वर्ष के हिसाब से जैसे जिसमें आप निवेश कर रहे हैं आज, जैसे अगर ICO है तो वो बड़े पारंपरिक रूप से काम कर रहे हैं और इसी वजह से जो हम कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं। और अब बात करते हैं अंतिम सवाल के बारे में, क्यों ये सभी जो परिवर्तन है जरूरी है। जीन इसका जवाब देने के लिए कह रहे हैं, दुनिया में परिवर्तन चल रहा है। जो भी चीजें विनियमित नहीं हुई है 3, 5 या 7 साल पहले, उनके साथ काम करना अब बहुत मुश्किल है। आखिरकार हमें ये जो भी परिवर्तन है उनके साथ स्वयं को अनुकूल बनाना जरूरी है। हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के उद्योग में हैं, हम लोग ब्लॉकचेन अडॉप्शन के युग में हैं और बहुत शीघ्र ऐसे परिवर्तनकारी बिंदु आएंगे जहां पर ये सभी जो परिवर्तन है ये अनिवार्य होंगे। आपको इसका पालन करना ही होगा। तो यहाँ पे हम केवल उसी को बदल पाएंगे जिसे हम बदल सकते हैं, या हम उन परिवर्तनों के लिए स्वयं को अनुकूल बना पाएंगे। तो अब आपके सवाल का उत्तर देते हुए इन सभी एक्सचेंजेस के लिए वो ये है कि ये जो क्रमिक उन्नति है, एवोल्यूशन है, वो होता रहेगा। इसकी वजह से ये जो परिवर्तन है वो तो होके ही रहेगा।
और इसी वजह से ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जीन, आपका मिला, आप क्या कहेंगी? मैं बस यही कहूंगी कि जैसे कि जीन ने कहा कि परिवर्तन तो संसार का नियम है। लेस ब्राउन जी ने कहा था, अगर हम विकास नहीं कर रहे तो हम मर रहे हैं। और यही व्यवसाय के बारे में भी बात है। अगर व्यवसाय विकास नहीं कर रहा, अपने नए लक्ष्य, अपने नए चुनौतियों की ओर नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब वो खत्म हो जाएगा। मुझे बेहद खुशी है कि हम लोग विकास कर रहे हैं, हम लोग परिवर्तित हो रहे हैं, और जब भी परिवर्तन अच्छे के लिए होता है तो यकीन माने ये सबसे बढ़िया परिवर्तन होते हैं। लेकिन नकारात्मक परिवर्तन वो होते हैं जहाँ पे व्यवसाय बंद हो जाते हैं, और जो परिवर्तन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सबसे बढ़िया परिवर्तन है और इनका उत्सव मनाना जरूरी है। तो जीन बोल रहे हैं कि जो प्रौद्योगिकी का व्यवसाय होता है वो ये कहता है कि केवल एक ही चीज है जो स्थिर रहती है, और वो स्थिरता भी परिवर्तन है। परिवर्तन होना ही केवल स्थिरता दर्शाता है आज के दुनिया में, और इसी की वजह से इसके साथ आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। धन्यवाद है। आर्मेंट्स बोल रहे अपनी ओर से मैं बात को समाप्त करते हुए ये कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि आज आपको ज्यादातर सवालों का उत्तर प्राप्त हो गया होगा। यकीनन आपके और भी सवाल होंगे जो इस समय आपके मस्तिष्क में आ रहे होंगे, लेकिन मेरी ओर से ठोस सुझाव ये है कि बहुत सारे वेबिनारों का हम आयोजन करेंगे जो कि लोकल रूप से होगा। फिर इसका भी आयोजन टॉप लीडरों द्वारा होगा। कृपया उसमें शामिल हो। इस समय ये हमारे बारे में नहीं है, कंपनी के बारे में नहीं है कि कंपनी क्या कर रही है। आप देख सकते हैं कंपनी जो है भागीदारी दिखा रही है उन सभी लोगों के साथ जिनके पास अनुभव है उसमें जो वो कहते हैं। पर हम एक कंपनी के रूप में ये जानते हैं कि किस प्रकार से इन सबको मुमकिन बनाना है। फिलहाल ये आपके बारे में है कि कितना आप जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है आपकी संपत्ति के साथ, क्या चल रहा है आपकी संपत्ति के साथ ही नहीं बल्कि आपकी जो डाउनलाइन है उसकी संपत्ति के साथ क्या हो रहा है। तो इसी वजह से आप जरूर उनके साथ संपर्क बनाएं, उनके साथ जानकारी को साझा करें, उनको ये वेबिनार दिखाएं इससे पहले कि आप किसी और कॉन्फ्रेंस या वेबिनार का हिस्सा हो जो आपके देश में आयोजित हो, जिसको टॉप लीडर काउंसिल द्वारा आयोजित किया जाए। ज्यादा से ज्यादा विस्तृत जानकारी जो है उसके लिए आधिकारिक वेब पेजेस को जरूर देखें, आधिकारिक टेलीग्राम चैनलों पे जरूर सदस्यता लें और बैक ऑफिस को भी लगातार देखें, ईमेल को भी लगातार देखें। सभी प्रकार की जानकारी उसी पे दी जाती है, जरूर उसको पढ़ें। किसी को भी ना बताने दे कि आपको क्या करना है, आपका निर्णय क्या होना चाहिए। धन्यवाद है आपका। जी, सौभाग्य की बात थी आपको हमारे साथ आज प्राप्त करना, आपका यहाँ होना हमारे साथ। ये जो 2-2.5 घंटे का बड़ा विजन है, आपके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धन्यवाद है। जीन बोल रहे हैं, समुदाय से निवेदन है कि कृपया करके ज्यादा अध्ययन करें और यहाँ जाए, दोनों स्कैन कर ले QR कोड को। ये आपको हमारे सिक्योरिटी टोकन के बारे में बताएगा और साथ ही डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के एवोल्यूशन के बारे में भी आपको सभी जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद है। धन्यवाद देवी और सज्जनों, इसी के साथ आज के सत्र की समाप्ति की घोषणा करते हुए आपके हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा आपसे यही लेती हूँ विदा। आशा करते हैं नए जोश और उमंग के साथ आपके साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका जीवन, समय और स्वास्थ्य मंगलमय और कल्याणमय हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद और शुभ रात्रि। धन्यवाद, शुभ रात्रि। आई होप आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिला और इसी तरीके से इस जानकारी को आप अपने तक सीमित न रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप ये फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करिए, साथ में शेयर करिए लोगों तक। इसी तरीके से आप अगर यूट्यूब वीडियो में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इन्वेस्टर बने यूट्यूब चैनल को। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।